So guys, in the last lecture we have completed with something called as chloroplast. क्लोरोप्लास्ट खत्म करने के बाद में हमारे पास में एक नया सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम है न्यूक्लियस। बेटा न्यूक्लियस को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है न्यूक्लियस का। ये जरा ध्यान से देखो इस डायग्राम को, इस सर्कुलर डायग्राम को जरा ध्यान से देखो। इसमें आप देख पाते हो कि न्यूक्लियस के पास में भी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन होती है। देखो ये बाहर की मेम्ब्रेन है और ये अंदर की मेम्ब्रेन है। कैन यू सी दैट? दो मेम्ब्रेन। जूम करो, जूम जूम जूम, जूम इट अप, जूम इट अप एंड सी। आपको क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सेम टू सेम आपको वहां पे क्या मिलेंगी? दो दो मेम्ब्रेन्स मिलेंगी। देखिए मैं वापस दूसरे कलर से बनाता हूं सो दैट यू कैन ऑब्जर्व दैट। दो मेम्ब्रेन्स हैं, दो मेम्ब्रेन्स, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। सब जगह पे देखो पूरा राउंडेड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस की कवरिंग किससे है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दो प्रकार के हैं, आउटर एंड इनर, आउटर एंड इनर। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं पूरी कंप्लीट मेम्ब्रेन नहीं बना रहा हूं, मैं गैप दे दे के बना रहा हूं। दिख रहा है? दिख रहा है? मैं गैप दे दे के बना रहा हूं, मैंने फुल कंप्लीट मेम्ब्रेन नहीं बनाई। देखिए यहां पे गैप है, यहां पे गैप है, यहां पे गैप है। मतलब क्या है कि ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती, इनके बीच बीच में ऐसे होल्स होते हैं, गैप होते हैं। सबको दिख रहा है ना? देखिए गैप, 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 हर जगह पे गैप है। दिख रहा है सबको? यो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड। चलिए अब समझते हैं फटाफट से कि ये चीज एग्जैक्टली क्या है और न्यूक्लियस के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेटा न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस वो तुम्हारा एकदम क्लियरली, डिस्टिंक्टली का मतलब क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज है। डिस्टिंक्टली का मतलब क्या होता है? क्लियरली। आप लोग यहाँ पे क्लियरली भी लिख सकते हो, क्लियरली। ठीक है, डिस्टिंक्टली को जगह पे आप लोग यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हो। न्यूक्लियस इज क्लियरली सीन इन नॉन डिवाइडिंग सेल ड्यूरिंग इंटरफेज। आपका सेल डिवीजन का चैप्टर हो गया है, माइटोसिस मियोसिस। रवीना मैम ने आपको चैप्टर लिया हुआ है सेल डिवीजन का 11th स्टैंडर्ड में? यस नो? नहीं लिया है? ओके, नो प्रॉब्लम। एक सेल साइकिल करके एक चीज होता है जिसमें एक इंटरफेस करके क्या बोलते हैं, एक फेज होता है। उस इंटरफेस के दौरान ऐसे समझो, मतलब अभी हाल फिलहाल इतना ही समझो कि सेल साइकिल में इंटरफेस नाम का कुछ तो भी होता है। उस इंटरफेस के दौरान आपको न्यूक्लियस एकदम क्लियरली दिखाई देता है। समझ में आया? एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस तुम्हारे सेल में कौन से फेज के दौरान दिखता है? न्यूक्लियस तुम्हारा इंटरफेस के दौरान दिखता है। ये इंटरफेस क्या है, क्यों है, किस लिए है, अभी मत समझो, अभी मत समझो। जब आपको सेल डिवीजन का चैप्टर समझाया जाएगा तभी समझना, बिकॉज अभी समझाऊंगा तो कंफ्यूजन होगा, नहीं समझ में आएगा, बट तब समझोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। डन? सो मैं क्या बोल रहा था, न्यूक्लियस जो है वो तुम्हारे नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर दिखाई देता है। जब सेल डिवाइड नहीं करता होता है, जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है, तब उसमें दिखाई देगा, या फिर वो इंटरफेस के दौरान दिखाई देगा। अंडरस्टूड चुन्नू मुन्नूज एंड टुन्नू पुन्नूज? यस। सो न्यूक्लियस कब दिखाई देगा? सेल जब डिवाइड नहीं कर रहा है तो वो अच्छे से दिखाई देगा, और वो इंटरफेस नाम के एक फेज के दौरान भी दिखाई देगा। ठीक है, नॉन डिवाइडिंग सेल बोलो या फिर इंटरफेस बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। नॉन डिवाइडिंग सेल बोलो, इंटरफेस बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो डबल लेयर्ड है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर एनवलप जो है वो डबल मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन से बनी हुई है, डबल मेम्ब्रेन से बनी हुई है। और ये मेम्ब्रेन के बीच में ना, मतलब अगर मैं ऐसी दो मेम्ब्रेन्स बनाता हूं, अगर मैं इस चीज को यहाँ पे जूम करूं, इस चीज को, इस मेम्ब्रेन को मैं यहाँ पे जूम करूँ ना, तो वो कैसे दिखाई देगी मैं बताता हूँ। ये मेम्ब्रेन को मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, देखिए ये एक मेम्ब्रेन है, अंदर की मेम्ब्रेन,
रेड कलर से मैं जो बना रहा हूं वो इनर मेम्ब्रेन है और पिंक कलर से मैं जो बना रहा हूं वो आउटर मेम्ब्रेन है. कैन यू ऑल सी दैट? रेड इज इनर मेम्ब्रेन एंड पिंक इज आउटर मेम्ब्रेन. कैन यू ऑल सी दैट? अब दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में कैन यू ऑल सी अ गैप? क्या आपको ये गैप दिखाई दे रहा है? ये वाला, ये गैप दिखाई दे रहा है, दो मेम्ब्रेन्स के बीच में गैप. ठीक है, वापस एक बार बताता हूं, ध्यान से सुनिए. मैं आपको यहाँ पे क्या बना के दिखा रहा हूं. आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तुम्हारी जूम करने के बाद में इनके बीच में क्या दिखाई देता है. ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जूम डायग्राम. ये मैंने एरो बनाया है. देखिए, ये तुम्हारी हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई तुम्हारी इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन. अब इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक स्पेस होता है. उस स्पेस का नाम होता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस. क्या स्पेस का नाम है? पेरीन्यूक्लियर स्पेस. समझ में आया? दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है उसका नाम क्या है? पेरीन्यूक्लियर स्पेस. और वो पेरीन्यूक्लियर स्पेस कितने नैनोमीटर्स का है? 10 to 50 नैनोमीटर्स. एमसीक्यू, एमसीक्यू, एवरीवन, नीट एमसीक्यू. व्हाट इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस? दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस. दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस. एनी डाउट्स? दो पॉइंट्स को वापस से डिस्कस कर लेते. चुन्नू मुन्नू ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला है कि न्यूक्लियस जो होता है वो तुम्हारा क्लियरली कब दिखाई देगा? नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर या फिर इंटरफेस के दौरान भी बोल सकते हो उसको. नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर और इंटरफेस के दौरान भी बोल सकते हो उसको. न्यूक्लियर एनवलप जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो न्यूक्लियस की जो कवरिंग होती है उसको हम लोग न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. ये न्यूक्लियर एनवलप या फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डबल लेयर से बनी हुई है और इसके बीच में, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में गैप होता है. उस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस. जिसको जिसको समझ में आया ड्रॉप योर हाथ इन द चैट बॉक्स. कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, ईच वन ऑफ यू, जिसको समझ में आया ड्रॉप योर हाथ. कम ऑन. नेक्स्ट, एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी कभी हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम बनाते हैं, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे छोटा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम बनाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे पहले न्यूक्लियस बनाता हूं, न्यूक्लियस की बाहर की मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस की अंदर की मेम्ब्रेन. ये दोनों मेम्ब्रेन्स मैंने बना दी. ठीक है, न्यूक्लियस की बाहर की मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस की अंदर की मेम्ब्रेन मैंने बना दी. अब मैं क्या बनाना चाहता हूं? मैं बनाना चाहता हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बाहर के मेम्ब्रेन के कंटिन्यूएशन से बना हुआ है. ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कैन यू ऑल सी दैट? समझ में आया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो तुम्हारी आउटर मेम्ब्रेन के साथ में कनेक्टेड होता है. डन. देखिए, रेड कलर की आउटर मेम्ब्रेन थी और ग्रीन कलर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्शन बना के रखते हैं. अगर आपको डायग्राम में अच्छे से मेरे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम फिर एक बार दिखाता हूं सो दैट आपको समझ में आ जाए. किधर गया? यस, देखिए 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 सब लोग देखिए यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम. ये इनर मेम्ब्रेन है तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया की. ब्लैक कलर से बनाता हूं सो दैट इट विल बी ऑब्जर्व्ड. ये इनर मेम्ब्रेन है और ये उसकी बाहर की मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है. ये देखिए, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है. कैन यू ऑल सी दैट? इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन. और आउटर मेम्ब्रेन के साथ में तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो कैसे जुड़ा हुआ है. दिख रहा है सबको? यो इन द चैट बॉक्स. कितना ब्यूटीफुल डायग्राम लेकर आया हूं मैं चुन्नू मुन्नूज आप लोगों के लिए कि एकदम एक झटके में समझ में आ जाए कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के साथ में किसी भी ऑर्गेनल का कनेक्शन नहीं है, सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन के साथ में है.
सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन के साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कनेक्शन है। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बहुत बढ़िया कनेक्शन मेंटेन्ड है, कनेक्शन इज मेंटेन्ड। अब आते हैं वापस एक बार न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के ऊपर। क्या बोला था मैंने कि आउटर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट आल्सो हैज राइबोसोम्स ऑन इट। बेटा अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स हैं, मतलब वो कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बता दो, आज तो बता ही दो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम्स हैं तो वो कौन सा वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है गाइस? इट इज ऑब्वियसली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज ऑब्वियसली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी गुड ईच वन ऑफ यू दोस हु आर आंसरिंग इन द चैट बॉक्स, वेरी गुड। इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ, ROUGH, ROUGH everyone, don't do any kind of spelling mistakes, rough, ROUGH। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके ऊपर राइबोसोम्स है, मतलब वो कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो यहाँ पे क्लियरली स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में कनेक्टेड रहती है और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, मतलब हमारी बाहर की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में मेम्ब्रेन जो जुड़ी हुई है वो कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? रफ या स्मूथ? रफ या स्मूथ? ऑफ कोर्स इट इज रफ, ऑफ कोर्स इट इज रफ। सो आउटर मेम्ब्रेन तुम्हारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में कनेक्शन में है। डन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट इन कनेक्शन विद रफ इज नॉट इन कनेक्शन विद आउटर मेम्ब्रेन, इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज दैट क्लियर? यो एमसीक्यू है। देखो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो हम नजरअंदाज करते हैं और उसी का एमसीक्यू बन के एग्जाम में आ जाता है। आउटर मेम्ब्रेन के साथ में हमारी कौन सी वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्शन बना के रखी हुई है ना। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियोपोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों लोग? न्यूक्लियोपोर्स। अब पोर्स ये वर्ड का मतलब क्या होता है? पोर्स का मतलब होता है ओपनिंग, खड्डा। ठीक है, ओपनिंग। पोर्स, पोर्स का मतलब क्या होता है? ओपनिंग। न्यूक्लियो, न्यूक्लियो का मतलब होगा न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का ओपनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोपोर। सो ये तुम लोग को गैप दिखाई दे रहे थे ना, मैंने ऑलरेडी बताया था कि गैप है, गैप है, गैप है। ये गैप मतलब क्या? ये गड्ढे हैं, ये गड्ढे हैं। यस, समझा? ये गैप मतलब क्या? ये गड्ढे हैं, ओपनिंग्स हैं, न्यूक्लियोपोर्स हैं। समझ में आया चुन्नू मुन्नूज? यस नो इन द चैट बॉक्स। गैप, 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 जितने भी गैप तुम लोग को दिखाई दे रहे हैं मेम्ब्रेन के बीच में, वो क्या है? वो क्या है? वो ओपनिंग्स है, वो न्यूक्लियोपोर्स है, वो न्यूक्लियस के गड्ढे हैं। डन। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे गड्ढे क्यों लाने हैं न्यूक्लियस के ऊपर? तो देखिए मैं यहाँ पे सेल बना रहा हूं, ये मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं, ये मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं। ठीक है। सो अगर न्यूक्लियस से कुछ चीजें साइटोप्लाज्म में जानी है और साइटोप्लाज्म से कुछ चीजें न्यूक्लियस में आनी है, तो उसके लिए एक दरवाजे जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें से अंदर बाहर चीजें कर सके। हाँ या ना? एक दरवाजे जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें से चीजें अंदर बाहर कर सके। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आना है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाना है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आना है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाना है। तो इस आवन जावन के लिए हम लोगों को एक जगह, एक 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 स्पेस होनी चाहिए। तो वो जो स्पेस है वो किससे बनी हुई है? वो गड्ढे से बनी हुई है। और वो गड्ढा क्या है? न्यूक्लियोपोर्स है। मतलब न्यूक्लियोपोर से चीजें अंदर भी जाएंगी, न्यूक्लियोपोर से चीजें बाहर भी आएंगी। अंडरस्टूड ईच वन ऑफ यू? यो इन द चैट बॉक्स, कम ऑन। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये न्यूक्लियोपोर्स जो होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के जो गड्ढे होते हैं, न्यूक्लियोपोर्स मतलब क्या? न्यूक्लियस के गड्ढे, न्यूक्लियस के ओपनिंग्स, न्यूक्लियस के होल्स। अब ये न्यूक्लियस के जो होल्स है, न्यूक्लियस के जो पोर है, न्यूक्लियोपोर्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं, अब ये गड्ढे के ऊपर ना पोर कॉम्प्लेक्सेस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है गाइस? पोर कॉम्प्लेक्सेस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारे सोसाइटी के गेट के ऊपर या फिर हमारे किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट के गेट के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, हाँ या ना? होता है कि नहीं होता है सिक्योरिटी गार्ड?
और वो रिकॉर्ड रखता है कि कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, कितने बजे अंदर आया, कितने बजे बाहर गया, किसको परमिशन देनी चाहिए अंदर आने के लिए, किसको नहीं देनी चाहिए, यस और नो। सिक्योरिटी गार्ड होता है कि नहीं गेट के ऊपर? उसी तरीके से ये न्यूक्लियस का जो गड्ढा है जिसको हम लोग न्यूक्लियोपोर्स बोलते हैं, उसके ऊपर भी सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसका नाम है पोर कॉम्प्लेक्सेस। क्या नाम है? पोर कॉम्प्लेक्सेस। और ये बताता है कि कौन सी चीज अंदर आनी चाहिए और कौन सी चीज बाहर जानी चाहिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? वेरी गुड। चलो वापस से एक बार डिस्कस करते हैं ये इतने जितने पॉइंट्स मैंने डिस्कस करवाए। सबसे पहले मैंने क्या कहा, न्यूक्लियस तुम्हारे सेल में कब दिखाई देगा? जब तुम्हारा सेल डिवाइड नहीं करता होता है तब वो बहुत अच्छे से दिखाई देगा न्यूक्लियस तुम्हारा। या फिर सेल जब 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 सेल डिवाइड नहीं करता है, मतलब कौन से फेज में होता है वो इंटरफेज में होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन है, डबल लेयर्ड वाली मेम्ब्रेन है, और इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक जगह है, एक गैप है, एक स्पेस है जिसका नाम है पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जो कि 10 to 50 नैनोमीटर्स इन विड्थ होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में कनेक्टेड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कौन सा वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गाइस? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमारे पास में बोला गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो उसके ऊपर छोटे 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 क्या है, ओपनिंग्स है। उन ओपनिंग्स को हमने क्या बोला है? न्यूक्लियोपोर्स। न्यूक्लियोपोर्स क्यों होते? ताकि चीजें अंदर बाहर कर सके। न्यूक्लियस से चीजें साइटोप्लाज्म में आनी है, साइटोप्लाज्म से चीजें न्यूक्लियस में जानी है, तो वो अंदर बाहर करने के लिए गड्ढे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोपोर्स। नेक्स्ट मैंने क्या डिस्कस किया कि न्यूक्लियोपोर्स के ऊपर ना, न्यूक्लियोपोर्स के अंदर की तरफ एक पोर कॉम्प्लेक्सेस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, जो पोर कॉम्प्लेक्सेस सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करेगा कि कौन सी चीज अंदर जानी चाहिए, कौन सी चीज बाहर जानी चाहिए न्यूक्लियस की। डन 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 यो एवरीवन। वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। बच्चे लोग, मैंने करोड़ों लाखों बिलियन ट्रिलियन टाइम्स बोला है कि साइटोप्लाज्म कुछ तो एक है, न्यूक्लियोप्लाज्म कुछ तो एक है, और प्रोटोप्लाज्म कुछ तो एक है। कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म? एवरीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द डिफरेंस? बहुत बार समझाया मैंने, बहुत बार। वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड वेदांती। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस को छोड़कर जो भी स्ट्रक्चर हमको सेल में दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर जो भी हिस्सा है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, सिंपल। वापस से एक बार बताता हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जिसको याद नहीं आ रहा है उसको मैं बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पे मैं एक सेल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, दिस इज अ सेल। वो सेल के अंदर मैं क्या बना रहा हूं? आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ न्यूक्लियस, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ न्यूक्लियस। जो पोर्शन में सेल का शेड करता हूं अभी, जो पोर्शन में सेल का शेड करता हूं अभी इसी वक्त, दैट इज कॉल्ड एज, साइटोप्लाज्म। देखो बच्चों लोग, मैं न्यूक्लियस को शेड नहीं कर रहा हूं, न्यूक्लियस को छोड़कर मैं पोर्शन को शेड कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, सॉरी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एवरीवन। न्यूक्लियस को छोड़कर जो पोर्शन में शेड कर रहा हूं दैट इज साइटोप्लाज्म। ये रेड कलर का जो पोर्शन दिखा रहा हूं दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जो पोर्शन उस गोले के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है, ये ग्रीन कलर का जो मैं बना रहा हूं शेड करके, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। इज दैट क्लियर एवरीवन? Drop your hearts. Drop your hearts. Come on. ठीक है। सो जो हरा कलर का मैंने न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म गाइस? प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड।
प्लाज्म का मतलब क्या होता है? फ्लूइड। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म को एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कैरियोलिम्फ। कैरियो ये वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। बायोलॉजी में कैरियो ये वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस और लिम्फ का मतलब होता है फ्लूइड। ठीक है, सो न्यूक्लियोप्लाज्म बोलो या कैरियोलिम्फ बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। डन। न्यूक्लियोप्लाज्म बोलो या कैरियोलिम्फ बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, सो न्यूक्लियोप्लाज्म कौन सा वाला पार्ट है? न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइडिक पार्ट जो होता है, दैट इज रेफर्ड टू एज न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड दिस न्यूक्लियोप्लाज्म हैज न्यूक्लिक एसिड। आपने कभी डीएनए का नाम सुना है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। यस, ये जो डीएनए है वो डीएनए तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। डन। डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो तुम्हारे न्यूक्लियस में है। मिनरल्स जो होते हैं एंड सॉल्ट्स जो होते हैं वो भी तुम्हारे न्यूक्लियस में है। सो क्या क्या न्यूक्लियस के अंदर है? न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होने वाला है? डीएनए होने वाला, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन मॉलिक्यूल होने वाले हैं, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स होने वाले। सबके दिमाग में चमचम चमका? एवरीवन? साक्षी सिंह सर प्लीज रिपीट लास्ट 3 मिनट्स। अब मुझे खुद को पता नहीं कि लास्ट 3 मिनट में मैंने क्या क्या करवाया, बट साक्षी मैं आपके लिए पूरा न्यूक्लियस रिपीट करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, लेट मी कंप्लीट दिस न्यूक्लियस फर्स्ट एंड देन आई विल रिपीट द एंटायर पार्ट वॉट एवर आई हैव टॉट इन द न्यूक्लियस। डन? ओके, सो अब नेक्स्ट जो हम लास्ट पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो वाला कौन सा पॉइंट है? न्यूक्लियोलस वाला पॉइंट। बेटा न्यूक्लियोलस आप लोगों ने बचपन में ना बनाया हुआ है, बट आपको याद नहीं है या फिर आपको समझ नहीं था कि ये न्यूक्लियोलस बना रहे हैं हम लोग। ओके, मैं बताता हूं न्यूक्लियोलस किधर होता है। वापस से मैं यहाँ पे एक सेल बना रहा हूं। ये मैंने एक सेल बनाया। ये मैंने एक न्यूक्लियस बनाया। उसके अंदर का न्यूक्लियस के किसी एक कोने में मैंने एक ऐसा डार्क 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 सर्कल बनाया। कभी बनाया आप लोगों ने न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कुछ डार्क सर्कल? हाँ या ना इन द चैट बॉक्स? हाँ या ना इन द चैट बॉक्स एवरीवन? आपने बनाया जरूर होगा, डेफिनेटली बनाया होगा, बट आपको पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। हमको टीचर ने बोला है कि ये सर्कल बनाओ, सर्कल के अंदर एक डार्क 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 सर्कल बनाओ, खत्म करो, बात खत्म करो। ये क्या बनाते हो तुम लोग? ये जो डार्क सर्कल जो बना रहे हो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर तुम लोग बना रहे हो एक कोने में, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। और ये जो न्यूक्लियोलस जो होता है वो दो चीजों से बना हुआ रहता है। एक होता है आरआरएनए और एक होता है राइबोसोमल प्रोटीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोलस दो चीजों से बना हुआ है, rRNA and ribosomal proteins. Is that clear, Chunnu Munnus and Tunnu Punnus? rRNA and ribosomal proteins. rRNA ribosomal protein से क्या बना हुआ है? न्यूक्लियोलस बना है। न्यूक्लियोलस किधर है? न्यूक्लियोलस is a dark portion present inside the nucleus. न्यूक्लियोलस is a dark portion present inside the nucleus. ये वाला है न्यूक्लियोलस। देखो मैं लेबल कर रहा हूं यहाँ पे। This is nucleolus. This is nucleolus. This is the nucleus. बड़ा सर्कल is nucleus. This is a cytoplasm. This is nucleolus. This is nucleus. Done? न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोलस, वो बना हुआ है डार्क डार्क पोर्शन से, और वो डार्क पोर्शन के अंदर होता है आरआरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स। अब ये आरआरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स मिलकर क्या करेंगे गाइस? इट इज गोइंग टू सिंथेसाइज राइबोसोम्स। यस, आपने पढ़ा हुआ है ना 70s 80s? यस और नो? राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा हुआ है ना? लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था राइबोसोम्स के बारे में। ये देखिए, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? 80s type of ribosome in eukaryotic cell, 70s type of ribosomes in prokaryotic cell। राइबोसोम तुम्हारा प्रोटीन बनाने का काम करता है, सब कुछ पढ़ाया था मैंने। यस, सो ये जो राइबोसोम है, ये जो राइबोसोम तुमको दिखता है सेल के अंदर, वो बनता कहां पे है? वो बनता है तुम्हारे न्यूक्लियोलस के अंदर।
डन। सो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये तुमको न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन डार्क 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 पोर्शन। और ये न्यूक्लियोलस जो है वो तुम्हारा आरआरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन से बना हुआ है। और ये आरआरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स मिलकर न्यूक्लियोलस में क्या करते हैं, राइबोसोम को बनाने का काम करते हैं। यो एवरीवन। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिपीट द एंटायर न्यूक्लियस। जिसका भी मिस आउट हो गया था प्लीज ध्यान से सुनिए, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, ठीक है। पहले एंटायर न्यूक्लियस को मैं रिपीट करवा रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी तो पूछिए, फटाफट से न्यूक्लियस को रिवाइज कर देते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो तुम्हारा कब दिखाई देगा, न्यूक्लियस तुम्हारे नॉन डिवाइडिंग सेल में दिखाई देगा जब सेल इंटरफेज में होता है। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवेलप और वो डबल लेयर से बनी हुई रहती है। सो डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसके बीच में जो स्पेस होता है दो मेम्ब्रेन्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो है वो 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो तुम्हारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में कनेक्टेड होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो जगह जगह पे उसके ओपनिंग्स हैं, उस ओपनिंग का नाम होता है न्यूक्लियोपोर्स। अब ये जो न्यूक्लियोपोर्स है, इस न्यूक्लियोपोर्स के ऊपर ना पोर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब ये जो पोर कॉम्प्लेक्सेस है वो गार्ड की तरह काम करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर क्या जाना है, न्यूक्लियस के बाहर क्या जाना है, वो डिसाइड करेंगे पोर कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद में न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड है। उस न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं या फिर कैरियोलिम्फ भी बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमको दिखाई क्या देगा, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। न्यूक्लियोलस जो होता है वो आरआरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन से बना हुआ होता है। आरआरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन हमारे न्यूक्लियोलस में करते क्या है, राइबोसोम को बनाने का काम करते हैं। जिसको जिसको समझ में आया ड्रॉप योर हाथ इन द चैट बॉक्स। कम ऑन एवरीवन, वन शॉट में पूरा न्यूक्लियस डन हो गया है। और जिसको भी जो पार्ट नहीं समझ में आया है वो लोग मुझे डाउट्स पूछिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड एवरीवन। क्रोमैटिन मटेरियल, लास्ट 3 पॉइंट्स नहीं समझा श्वेता को, ओके श्वेता, आई विल एक्सप्लेन द लास्ट 3 पॉइंट्स। वेरी सिंपल, पूरा फोकस यहां पे होना चाहिए, यहां देखो मत। मैंने क्या कहा, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर गड्ढे हैं। यस श्वेता, न्यूक्लियस के ऊपर गड्ढे हैं, है क्या नहीं है? है। यस, देखिए ये गड्ढा है, अलग कलर से बनाता हूं बेटा। ये यहां पे एक स्पेस है, गड्ढा है, यहां पे भी एक स्पेस है, गड्ढा है, यहां पे भी गड्ढा है। उस गड्ढे को मैं क्या बोलूंगा, न्यूक्लियोपोर। 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 अब ये जो न्यूक्लियोपोर है वो एक दरवाजे की तरह है, वो एक दरवाजे की तरह है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज जाएगी और न्यूक्लियस के बाहर क्या चीज जाएगी वो गड्ढा डिसाइड करता है। बट गड्ढे का कौन सा वाला पार्ट डिसाइड करेगा, न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्सेस। मतलब क्या है, जैसे हमारे दरवाजे के ऊपर हमारी सिक्योरिटी गार्ड बैठे रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ एट ऑल वी आर स्टेइंग इन अ बिल्डिंग, वी आर स्टेइंग इन अ सोसाइटी, वो सोसाइटी गेट के ऊपर कौन रहता है, सिक्योरिटी गार्ड रहता है। सिक्योरिटी गार्ड डिसाइड करेगा कि कौन से वाले इंसान को अंदर भेजना है और किसको नहीं भेजना है। दैट इज द जॉब डन बाय सिक्योरिटी गार्ड। इफ ही फाइंड समथिंग सस्पिशियस ही विल नॉट सेंड दैट पर्सन इनसाइड द सोसाइटी। डन। सो उसी तरीके से न्यूक्लियोपोर एक तुम्हारा दरवाजा है और उस दरवाजे के ऊपर तुम्हारा पोर कॉम्प्लेक्सेस है जो डिसाइड करेगा, कि कौन अंदर जाना चाहिए और कौन बाहर जाना चाहिए न्यूक्लियस में से। समझाए श्वेता, यो इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड। लेट्स मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर कैरियोलिम्फ। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर कैरियोलिम्फ का मतलब क्या है? अगर बेटा मैं यहाँ पे सेल बनाता हूं, मैं यहाँ पे सेल बनाता हूं तो सेल के फ्लूइड का क्या नाम है श्वेता, बता दो जरा चैट बॉक्स में। सेल के अंदर जो फ्लूइड पार्ट है उसका नाम क्या है श्वेता, ओनली श्वेता विल आंसर। साइटोप्लाज्म, वेरी गुड। अब साइटोप्लाज्म के अंदर हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना देता हूं मैं। न्यूक्लियस के अंदर वाले फ्लूइड का नाम क्या है श्वेता, बता दो जरा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है श्वेता, कम ऑन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है?
करेक्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म। उसी न्यूक्लियोप्लाज्म को मैं कैरियोलिम्फ के नाम से जान रहा हूं। नया नाम, नया नाम। जैसे हमारे घर पे नहीं होते हैं, तो कोई 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 जिसका नाम होता है फॉर एग्जाम्पल XYZ किसी का नाम है, तो उसको घर पे गुड्डू वुड्डू नहीं बुलाते, गुड्डू, छोटू, मोटू, कुछ ऐसे नाम नहीं रखते हैं। वैसे साइंटिस्ट को भी बहुत ज्यादा ऐसे मन से ऐसे होता है कि न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोप्लाज्म का एक और एक नाम ले लो, कैरियोलिम्फ। ठीक है, सो ऐसे दूसरा नाम है उसका, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। न्यूक्लियोप्लाज्म का दूसरा नाम क्या है? कैरियोलिम्फ। कैरियोलिम्फ। अब ये जो कैरियोलिम्फ है या फिर ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसमें क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या है? डीएनए। डीएनए, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स एंड सॉल्ट। समझ में आया? समझ में आया श्वेता? चलिए, अब न्यूक्लियस के अंदर एक और एक स्ट्रक्चर बनाना बाकी है, वो मैं बताता हूं। देखिए, न्यूक्लियस बना दिया मैंने, ये न्यूक्लियस बना दिया, और न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसे मैंने डार्क 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 पोर्शन बताया, और उस डार्क पोर्शन का नाम होता है न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस है वो आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन से बना हुआ है। ये जो मैंने डार्क पोर्शन बनाया है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस, और ये जो न्यूक्लियोलस है वो आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन से बना हुआ है। और ये दोनों आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन क्या करते हैं? राइबोसोम को बनाने का काम करते हैं। यस और नो श्वेता? अब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसको भी समझ में आया है? यस, आई एम अज्यूमिंग दैट कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जिसको समझ में नहीं आया, ऐसा हुआ नहीं है। सबको समझ में आया। जिसको सबको समझ में आया, एकदम क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर हो गया, वो बल्ले बल्ले करे चैट बॉक्स में। चलिए, लेट्स डू द बल्ले बल्ले। कम ऑन। ओके, अब करते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। अब क्या करते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्रोमैटिन मटेरियल ना, आपने सुना हुआ होगा कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हाँ या ना? यो, अभी मैंने बताया था न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, न्यूक्लियोप्लाज्म में। यो, करेक्ट। बट आपको जान के एक हैरानी होगी, और ये समझ के आपको बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग लगेगा कि अपना एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस का जो डीएनए है, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक सेल बना रहा हूं, यहाँ पे मैं अगर एक सेल बना रहा हूं, उसमें मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं, ये न्यूक्लियस मैंने बनाया, उसके अंदर डीएनए है, राइट? ये डीएनए, ये देखिए मैं डीएनए यहाँ पे बना रहा हूँ, दिस इज डीएनए, राइट? ऐसा ही कुछ तो होता है ना डीएनए। सो ये जो डीएनए है, ये कितना लंबा है पता है? इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? इसकी हाइट, ये देखिए, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए पता है? 2 मीटर। कितनी? 2 मीटर लंबा डीएनए तुम्हारे एक न्यूक्लियस के अंदर है। कैन यू इमेजिन दैट? 2 मीटर लंबा डीएनए तुम्हारे एक न्यूक्लियस के अंदर है। और एक तुमको चौंकाने वाली बात बता देता हूं, और एक तुमको शॉक करने वाली बात बता देता हूं, कि न्यूक्लियस का डायमीटर जो है, न्यूक्लियस का डायमीटर मतलब इसका डायमीटर, ये देखिए मैं यहाँ पे न्यूक्लियस का डायमीटर बनाता हूं। ये पूरे न्यूक्लियस का जो डायमीटर है ना, ये कितना है पता है? 2 नैनोमीटर्स। 2 नैनोमीटर्स मतलब मीटर से भी छोटा। 2 नैनोमीटर मतलब ये बात हो गई कि छोटे से रूम में हमने 1000 बच्चे डाल दिए। छोटे से रूम में हमने 1000 बच्चे डाल दिए। शॉक्ड? एवरीवन इज शॉक्ड नाउ? छोटे से रूम में 1000 बच्चे डाले, मतलब 2 बाय 2 का रूम है और उसमें 1000 बच्चे डाल दिए, और 1000 बच्चों को हम सिखा रहे हैं। यस, दिस इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट लेवल इम्पॉसिबल। बट ये सिर्फ पॉसिबल हो सकता है बायोलॉजी में। कैसे बताता हूं, कैसे बताता हूं। न्यूक्लियस का डायमीटर कितना बताया मैंने? 2 नैनोमीटर्स। तुम्हारे डीएनए का लेंथ कितना बताया मैंने? 2 मीटर्स। इतना लंबा डीएनए इतने चिल्ले पिल्ले से छोटे छोटे से न्यूक्लियस में कैसे घुस सकता है? इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है। आपने कभी आपके मॉम को सिलाई करते हुए देखा है? देखा कभी सिलाई करते हुए? तो उनके पास में रील होती है, पता है? रील,
रील होती है कि नहीं? वो रील में से धागा निकालते जाती है मम्मी, एंड देन शी स्टिचेस द क्लॉथ। वो रील में से निकलते धागा निकलते जाता है, निकल जाता है, और फिर वो स्टिच करती रहती है। अगर मम्मी ने एक काम किया, मम्मी ने एक काम किया, पूरा धागा वो रील में से निकालते गई, निकालते गई, निकालते गई, निकालते गई, पूरा रील को खत्म कर दी, और धागा पूरा निकल के हाथ में आ गया, और फिर वो स्टिच करना शुरू कर देती है, क्या वो स्टिचिंग प्रॉपर होगा? क्या प्रॉब्लम आएगी बता दो, क्या प्रॉब्लम आएगी बता दो? खिचड़ी हो जाएगी, मतलब वो धागा किधर से स्टार्ट हुआ है, किधर से एंड हुआ है, कुछ समझ नहीं आएगा, पूरा नॉट वॉट बन जाएगा, इंटरमिंगल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मम्मी के पास में अगर ऐसे 10 रील है और 10 के 10 रील उन्होंने निकाल के रख दिए, धागे निकाल के रख दिए, तो क्या होगा? इतने सारे धागा को रखने के लिए इतनी सारी जगह लगेगी, हाँ या ना? इतने सारे धागों को रखने के लिए इतनी सारी जगह, मतलब हम सिर्फ धागों के लिए एक अलग से रूम लेना पड़ेगा फिर तो। यस, धागा रखने के लिए अलग से रूम। कभी सुना है ऐसे? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज वो मम्मी बहुत होशियारी से क्या करती है, रील के ऊपर अच्छे से लपट कर रखती है, वो धागा बाहर आने नहीं देती है, जितना चाहिए उतना धागा निकालती है, सिलाती है, वापस से लपट कर रख देती है। यस और नो? ताकि हमको धागे के लिए, धागा को रखने के लिए कम जगह लगे। वही लॉजिक यहाँ पे है, वही सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे है। तुम्हारा जो डीएनए है, यहाँ पे देखिए जरा, डायग्राम को देखिए और डायग्राम के ब्यूटी को अप्रिशिएट कीजिए। ये जो डीएनए है देखिए, ये डीएनए आगे जाके एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटा गया है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटा गया है। देखिए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए लपेटा गया है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जैसे डीएनए लपटता है, ये हिस्टोन प्रोटीन अपने आप के ऊपर और भी लपटना शुरू हो जाते हैं। लपट लपट के, लपट लपट के, लपट लपट के, देखिए आपको यहाँ पे एक ऐसा कंप्रेस्ड धागा मिल रहा है, कंप्रेस्ड डीएनए का धागा मिल रहा है, और वो धागा और भी ज्यादा कंप्रेस होके एक क्रोमोसोम बनेगा। देखिए और भी ज्यादा, मतलब छोटा छोटा छोटा, कंप्रेस 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 करते जाओ, और कंप्रेस कर करके होने के बाद में आराम से उस क्रोमोसोम को उठाओ और तुम्हारे न्यूक्लियस में रख दो। मतलब न्यूक्लियस क्या है? इट इज अ हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। अंडरस्टूड ईच वन ऑफ यू? What is chromosome? Chromosome is a highly condensed form of your DNA. It is a highly condensed form of your DNA. ऐसा बायोलॉजी तुमको जिंदगी में किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। आपको बचपन से लेके अब तक ये भी नहीं समझ में आता था कि क्रोमोसोम और डीएनए में फर्क क्या है। बट सर फिर भी कैसे हो सकता है? यस बेटा, डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज क्रोमोसोम जो वो इतना कंप्रेस हो जाता है, इतना कंप्रेस हो जाता है ना, कि वो 2 नैनोमीटर से कम साइज में हो जाता है। दैट इज वाई वो आराम से फिक्स हो जाता है उसके अंदर। इज दैट क्लियर? ये तुम्हारे मॉलिक्यूल्स की बहुत ज्यादा बड़ी जीत है इसमें, कि इतने बड़े 2 मीटर डीएनए को कंप्रेस कर करके उसको क्रोमोसोम बना दो, और क्रोमोसोम इतने छोटे होते हैं कि वो आराम से फिट हो सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर। मतलब डीएनए का कंप्रेस्ड फॉर्म क्या है? क्रोमोसोम। डन। नोटबुक में लिखो, डीएनए का कंप्रेस फॉर्म क्या है? क्रोमोसोम। डीएनए का कंप्रेस फॉर्म क्या है? क्रोमोसोम। डीएनए का कंप्रेस फॉर्म क्या है? क्रोमोसोम। लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको खोलेंगे तो नेकेड आई से देख सकते हैं? नो बेटा, डीएनए इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल। डीएनए कैन बी ऑब्जर्व्ड, यस, डीएनए डेफिनेटली कैन बी ऑब्जर्व्ड। बहुत सिंपल टेक्निक है, मैं बताऊंगा कभी। कभी हम जब 12th स्टैंडर्ड में पहुंचेंगे ना, जब हमको डीएनए एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये डीएनए कैसे मिल सकता है हम लोगों को। आराम से मिल सकता है हम लोगों को, प्लांट्स के सेल में से मिल सकता है, किसी भी एनिमल्स के सेल में से भी मिल सकता है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ क्रोमोसोम ही फॉलो करता है क्या? हाँ बेटा, बिकॉज क्रोमोसोम को क्या करना होता है, क्रोमोसोम को तुम्हारे इतने छोटे से न्यूक्लियस में फिक्स होना है, तो ये प्रॉपर्टी हाल फिलहाल क्रोमोसोम फॉलो करता है। बिकॉज इतने लंबे डीएनए को अगर छोटे से कंप्रेस साइज में रखना है, छोटे से न्यूक्लियस में, तो उसको करना ही पड़ेगा ना, कॉम्प्रेशन। यस और नो?
ठीक है, एनी डाउट्स, एनीबॉडी? चलिए फिर फटाफट से अभी क्या पढ़ते हैं, ये टॉपिक का नाम है बच्चों लोग क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल, ये टॉपिक का नाम क्या है? क्रोमैटिन मटेरियल। अब आपने आपने लास्ट वाले डायग्राम में जब न्यूक्लियस का डायग्राम बनाया गया था, देखिए यहां पे किसी और ने फॉलो किया तो क्या होगा? श्वेता, किसी और को फॉलो करने की जरूरत नहीं। फॉलो मतलब ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये कोई आपके टिकटॉक का रील का ट्रेंड नहीं है जो फॉलो करना है। ये आपके मॉलिक्यूल्स डिसाइड करते कि उनको करना क्या है। यस, ये सालों सालों से ऐसे ही चलते आ रहा है। जब से सेल बना है तब से ये ऐसे ही चलते आ रहा है। इट इज नॉट अ ट्रेंड। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको न्यूक्लियस में, आपको न्यूक्लियस के अंदर ये कुछ ऐसे नूडल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। कैन यू ऑल सी दिस नूडल्स? ये ब्लैक कलर के नूडल्स, कैन यू ऑल सी दैट? दीज आर कॉल्ड एज क्रोमैटिन, दीज आर कॉल्ड एज क्रोमैटिन मटेरियल। इसको बोला जाता है क्रोमैटिन मटेरियल। अब ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है ये और भी ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा और बनाएगा क्या? क्रोमोसोम। आपने देखा होगा ना बचपन में, 10th स्टैंडर्ड में, क्रोमोसोम का शेप एक्स शेप का होता है। देखा है कि नहीं देखा है? ठीक है, सो देखो बेटा जर्नी कैसे जा रही है। जर्नी कैसी थी डीएनए की? सबसे पहले डीएनए था, सबसे पहले डीएनए था, ये ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल था। यस, वो डीएनए मॉलिक्यूल आगे जाके बनाया उसने क्रोमैटिन मटेरियल, कंप्रेस कर करके और उसके बाद में क्रोमैटिन मटेरियल और भी ज्यादा कंडेंस्ड हो गए, और भी ज्यादा कंप्रेस हो गए, और क्या बन गया? क्रोमोसोम। समझा? सो डीएनए, डीएनए कंप्रेस होके बना क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल और भी कंप्रेस होके क्या बना? क्रोमोसोम। सब कुछ चमका है? यो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, कम ऑन। सो वही टॉपिक अभी हमको पढ़ना है, क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल देखिए, देखिए यहाँ पे डायग्राम में लेबल भी किया हुआ है क्रोमैटिन मटेरियल को। यहाँ पे डायग्राम में लेबल भी किया है क्रोमैटिन मटेरियल को, मतलब इधर से लेके इधर तक सिर्फ क्रोमैटिन मटेरियल है। ऐसा दिखता है क्रोमैटिन मटेरियल, ऐसा, ऐसा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल। नाउ let's understand what are chromatin material. Chromosomes are DNA molecules associated with proteins. क्रोमोसोम क्या होता है? डीएनए मॉलिक्यूल जब वो प्रोटीन के साथ में, हिस्टोन प्रोटीन के साथ में रिश्ता बना लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। वापस एक बार सुन लो, डीएनए जब तुम्हारे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटे जाते हैं, लपेटे जाते हैं, तब मैं क्या बोलूंगा उसको? प्रोटीन। तब मैं उसको क्या बोलूंगा? क्रोमोसोम बोलूंगा। वापस एक बार सुनो, डीएनए जब तुम्हारे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटा जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। डीएनए लपेटा गया हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, क्या बोला गया? क्रोमोसोम। अंडरस्टूड ईच वन ऑफ? डीएनए प्रोटीन के ऊपर लपेटा गया, बन गया क्रोमोसोम, बन गया क्रोमोसोम। डीएनए प्रोटीन के ऊपर लपेटा गया श्रेया और बन गया क्रोमोसोम। डन, इतना ही बोला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल क्या है? क्रोमैटिन मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जिसमें क्या क्या होता है? डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं और आरएनए भी होता है। एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। क्रोमैटिन मटेरियल में क्या क्या होगा? हिस्टोन होगा और क्या होगा साक्षी? डीएनए होगा, हिस्टोन होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा और आरएनए भी होगा। डन। वापस एक बार रिपीट करता हूं, क्रोमैटिन मटेरियल में क्या क्या हो सकता है? डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। डन, एमसीक्यू। डन।
फर्स्ट एमसीक्यू क्या था? फर्स्ट एमसीक्यू क्या था इस टॉपिक में कि तुम्हारा डीएनए जो है वो प्रोटीन के साथ में कंबाइन करता है और क्या बनाता है? क्रोमोसोम। मतलब यहां पे मैं इक्वेशन लिखूं ऐसे कि क्रोमोसोम इज इक्वल्स टू डीएनए प्लस प्रोटीन। डन। अब समझाए सबको? फिर क्या बोला मैंने? क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन के अंदर क्या क्या होता है? डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए, डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? इन सम रीजन क्रोमैटिन डीएनए इज मोर एंड जेनेटिकली एक्टिव कॉल्ड यूक्रोमैटिन। कोई कोई जगहों पे डीएनए बहुत ज्यादा होता है, डीएनए बहुत ज्यादा होता है क्रोमैटिन में, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूक्रोमैटिन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूक्रोमैटिन। मतलब यहाँ पे मैं तुमको क्रोमैटिन बना के दिखाता हूं, यहाँ पे मैं तुमको एक क्रोमैटिन बना के दिखाता हूं। दिस इज अ क्रोमैटिन। ठीक है, अगर इस क्रोमैटिन के अंदर इस वाले पोर्शन पे डीएनए ज्यादा है, ये वाले पोर्शन पे डीएनए अगर ज्यादा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? इस वाले पोर्शन को क्रोमैटिन के यूक्रोमैटिन। क्या बोलूंगा मैं? यूक्रोमैटिन। समझ में आया? क्रोमैटिन के एक पोर्शन में डीएनए बहुत ज्यादा होता है, मैं उसको क्या बोलूंगा? यूक्रोमैटिन। क्रोमैटिन के किसी एक पोर्शन में डीएनए बहुत कम होगा, देखिए यहाँ पे डीएनए बहुत कम है, डीएनए कम है, दैट इज कॉल्ड एज that portion of the chromatin is called as heterochromatin. So euchromatin मतलब क्या होता है? मोर डीएनए। हेट्रोक्रोमैटिन मतलब क्या होता है? लेस डीएनए। समझ में आया? सबको समझ में आया? जिस वाले क्रोमैटिन के हिस्से पे डीएनए ज्यादा होता है उसको हम लोग यूक्रोमैटिन बोलते हैं। जिस पोर्शन में तुम्हारा डीएनए कम होता है उसको हम लोग हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं। ये इसका ऐसा ही रूल है और ये ऐसा ही होता है। ठीक है, ठीक है। कई कई जगह पे क्रोमैटिन पे ज्यादा डीएनए होगा, कई कई जगह पे डीएनए कम होगा, कई कई जगह पे डीएनए वापस ज्यादा होगा, फिर कई कई जगह पे डीएनए कम होगा। जहां पे डीएनए क्रोमैटिन पे ज्यादा है यूक्रोमैटिन, जहां पे डीएनए कम है हेट्रोक्रोमैटिन। जिसको समझ में आया जस्ट से यो इन द चैट बॉक्स। कम ऑन, ये रूल के हिसाब से हो रहा है। चलिए ना, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि तुम्हारे क्रोमोसोम कौन से स्टेज में सबसे बेहतरीन दिखाई देते हैं? मेटाफेज स्टेज। आपने पढ़ा हुआ है आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में कि तुम्हारा माइटोसिस जो होता है उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ऐसा कुछ तो भी होता है। यस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ऐसा कुछ तो भी होता है, आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर में। यस, तो उसी में ही आपको ये याद रहेगा कि मेटाफेज नाम का एक स्टेज है जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि क्रोमोसोम दिखते कैसे हैं। क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, क्लियरली क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन है वो प्रॉपरली हो जाता है और मेटाफेज में वो दिखना शुरू हो जाता है। वन लास्ट टाइम एंटायर क्रोमैटिन मटेरियल वन शॉट में मैं डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्रोमोसोम कैसे बने हुए हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन से बने हुए हैं। क्रोमैटिन मटेरियल में क्या होता है? डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए। कुछ कुछ जगहों में क्रोमैटिन मटेरियल की डीएनए ज्यादा होता है, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं यूक्रोमैटिन। कुछ कुछ एरिया में डीएनए कम होता है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन, क्रोमैटिन के कुछ हिस्से में डीएनए कम होता है हेट्रोक्रोमैटिन, क्रोमैटिन कुछ हिस्से में डीएनए ज्यादा होता है यूक्रोमैटिन। मेटाफेज स्टेज में तुम्हारे क्रोमोसोम डिस्टिंक्टली और क्लियरली आइडेंटिफाई हो सकते हैं। समझ में आया? यस और नो? ड्रॉप योर हार्ट्स इन द चैट बॉक्स, कम ऑन, ड्रॉप योर हार्ट्स इन द चैट बॉक्स। वन शॉट में पूरा क्रोमैटिक मटेरियल डन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में, ड्रॉप योर हार्ट्स। यस, बेटा मुझे एक चीज बता दो, एक चीज बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हमारे अंदर कोई स्केलेटन है? अगर है तो वो किससे बना है? ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन है वो किससे बना हुआ है?
करेक्ट, बोन से बना हुआ है। आपने कभी कार्टिलेज का नाम सुना है? कार्टिलेज सुना हुआ है, वेरी गुड। सो कार्टिलेज से भी और बोन्स, ये दोनों चीजों से हमारा क्या बनता है? हमारा स्केलेटन बनता है। हमारा कान जो है ना, कान बाहर का जो कान तुम लोग देखते हो, जो तुम्हारी टीचर्स लोग ऐसे मरोड़ देते हैं, यस, टीचर्स लोग जो रहते हैं वो जब आप होमवर्क नहीं करते तो आपको टीचर्स लोग क्या आते हैं, आपका कान मरोड़ते थे ना। तो वो कान मरोड़ा क्यों जाता है? अगर उसमें बोन होता तो क्या वो मरोड़ा जा सकता था? यस। Can we twist that ear if that is made up of bone? That ear is made up of bone. No, definitely not. वो ईयर टूट जाता, कटक करके आवाज आता और टूट जाता है वो ईयर। तो उसमें क्या है? ईयर के अंदर क्या है? ईयर के अंदर कार्टिलेज है। कार्टिलेज इज अ काइंड ऑफ सॉफ्ट बोन। कार्टिलेज इज अ काइंड ऑफ सॉफ्ट बोन। समझ में आया? कार्टिलेज को हम लोग सॉफ्ट बोन के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। सो कार्टिलेज है, तुम्हारे अंदर बोन्स है और वो तुम्हारा स्केलेटन का पार्ट बन रहे हैं। स्केलेटन क्यों होता है हमारे बॉडी में? स्केलेटन क्यों होता है हमारी बॉडी में, बता दीजिए। करेक्ट, सपोर्ट के लिए होता है। और क्यों होता है? वेरी गुड, सपोर्ट के लिए होता है। और फिर क्यों होता है? वेरी गुड रूपम, आई वांट दिस आंसर। इट इज गिविंग द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, मैं इसी आंसर का वेट कर रहा था कि हमारे कान का जो शेप है, हमारे नाक का जो शेप है, हमारे फेस का जो शेप है, हमारे बॉडी का जो शेप है, वो शेप को, वो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारे पास में क्या है? स्केलेटन है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस। उसी तरीके से हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, उस सेल्स के अंदर भी उसका स्केलेटन होता है, जो सेल का शेप, सेल का स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीजों को काम करवाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजों में उसका काम आता है। मैंने क्या बोला कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स का भी अपना स्केलेटन होता है। बॉडी का स्केलेटन तो है ही हमारे पास में, बोन्स और कार्टिलेज, बट सेल के अंदर सेल का स्केलेटन है। इतना सबको समझा? इतना सबको समझा? एवरीवन, वेरी गुड। ठीक है, सेल के स्केलेटन का नाम क्या होता है पता है? साइटोस्केलेटन। सेल के स्केलेटन का नाम क्या होता है? साइटोस्केलेटन। हमारे बॉडी का जो स्केलेटन है वो कौन सी दो चीजों से बना हुआ था? बोन्स और कार्टिलेज, यस और नो? हमारे बॉडी का स्केलेटन कौन सी दो चीजों से बना हुआ था? बोन्स एंड कार्टिलेज, यस और नो? उसी तरीके से उसी तरीके से हमारा सेल का जो स्केलेटन है, मतलब साइटोस्केलेटन जो होता है, वो कुछ फिलामेंट्स और ट्यूब्स और प्रोटीन से बना हुआ है, जिसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। मतलब तुम्हारा साइटोस्केलेटन जो है वो तीन चीजों से बना हुआ है: माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इतना सबको समझा? सेल के स्केलेटन का नाम होता है साइटोस्केलेटन और वो तीन चीजों से बना हुआ है: माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। जिसको समझ में आए जस्ट से यो, जस्ट से यो एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, एमसीक्यू के क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं, एमसीक्यू के क्वेश्चंस ध्यान से सुनो। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हमने यहाँ पे देखे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, वही माइक्रोट्यूब्यूल्स तुम्हारे किससे बने हुए हैं? दे आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या है? ट्यूब्यूलिन। उस प्रोटीन का नाम है ट्यूब्यूलिन। देखिए, ये ट्यूब जैसा प्रोटीन है, ट्यूब जैसा प्रोटीन है, यस और नो? ट्यूब जैसा प्रोटीन है, सो इसलिए नाम क्या है उसका? ट्यूब्यूलिन। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ट्यूब्यूलिन से बने हुए हैं। माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो तुम्हारे एक्टिन नाम के प्रोटीन से बने हुए हैं। और तुम्हारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं वो फाइब्रस प्रोटीन से बने हुए हैं। वन लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट्स कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन से प्रोटीन से बने हुए हैं? ट्यूब्यूलिन नाम के प्रोटीन से बने हैं। माइक्रोफिलामेंट्स कौन से प्रोटीन से बने हुए हैं? एक्टिन नाम के प्रोटीन से बने हुए हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कौन से प्रोटीन से बने हुए हैं? फाइब्रस प्रोटीन से बने हुए हैं। ड्रॉप योर हार्ट्स।
Yes. Now, everyone, please pay attention to the last statement. Everyone, please pay attention to the last point of cytoskeleton. ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला कि तुम्हारा साइटोस्केलेटन जो है वो तीन चीजों से बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. अब माइक्रोट्यूब्यूल्स बना है प्रोटीन ट्यूब्यूलिन से, माइक्रोफिलामेंट्स बना है प्रोटीन एक्टिन से, और तुम्हारा इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो बना हुआ है फाइब्रस प्रोटीन से. अब लास्ट स्टेटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें साइटोस्केलेटन का फंक्शन बोला गया है. साइटोस्केलेटन जो होता है वो मेंटेनेंस करने के लिए होता है सेल का शेप. सेल का जो शेप है, मतलब सर्कल है, पॉलीगोनल है, रेक्टेंगुलर है, जो भी शेप है सेल का, इरेगुलर है, व्हाटएवर द सेल का जो शेप जो है वो मेंटेन करने के लिए कौन रहता है वहां पे? साइटोस्केलेटन. जैसे हमारी बॉडी में हड्डियां हैं, हमारी बॉडी में कार्टिलेज है जो हमारी बॉडी का शेप मेंटेन करते हैं, वैसे सेल का शेप मेंटेन करने के लिए क्या है? साइटोस्केलेटन. हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए वहां पे साइटोस्केलेटन होता है. बॉडी के सेल मोबिलिटी, मतलब यहां से वहां अगर मूव करवाना है उनको, तो उनके अंदर साइटोस्केलेटन होता है. उनके सेल ऑर्गेनल्स, मतलब उनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, उसका जो शेप है, उसको अगर उसका शेप मेंटेन करना है तो उसके अंदर साइटोस्केलेटन है. ठीक है. अगर सेल अपना शेप को चेंज करता है उसके लिए उसके पास में साइटोस्केलेटन है. सेल के डिवीजन के लिए उसके पास में साइटोस्केलेटन है. इज दैट क्लियर? बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है. कौन से फंक्शन है? सबसे पहला शेप ऑफ द सेल, फिर क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेल, फिर क्या है? मोबिलिटी ऑफ द सेल. मोबिलिटी मतलब सेल को यहां से वहां मूव करना है. तो सेल का ऑर्गेनल का शेप सेल के डिवीजन के लिए मदद करता है. मतलब पांच चीजें, एक साइटोस्केलेटन पांच चीजें कर रहा है: शेप ऑफ द सेल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेल, मोबिलिटी ऑफ द सेल, सेल ऑर्गेनल्स का शेप एंड सेल डिवीजन. पांच चीजें डन. यो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज सीलिया एंड फ्लैजिला. बचपन से लेके सीलिया फ्लैजिला करोड़ों बार पढ़ा होगा, बट कभी डिफरेंस समझ में आया सीलिया फ्लैजिला के बीच का? कभी डिफरेंस समझ में आया कि सीलिया क्या है, फ्लैजिला क्या है, क्या डिफरेंस है, क्यों होता है, किस लिए होता है? नहीं समझ में आया. बेटा, सीलिया और फ्लैजिला जो तुम्हारा होता है, ये दोनों का जो स्ट्रक्चर जो होता है ना वो सेम टू सेम होता है, सिर्फ हाइट में डिफरेंस है. सीलिया छोटा छोटा है, फ्लैजिला लंबा लंबा है. क्या बोला मैंने? हाइट में डिफरेंस है, बाकी उसके अंदर का जो शेप जो है वो एकदम सेम टू सेम है. इसलिए मैं सीलिया और फ्लैजिला को एक साथ पढ़ाऊंगा. डन? इतना समझा? हाइट वाइज डिफरेंस है, सीलिया छोटा है, फ्लैजिला लंबा है, बाकी पूरा पूरा जो राम कथा है वो सेम टू सेम है. चलिए फटाफट पढ़ते हैं. सीलिया जो है, सीलिया या फ्लैजिला, इसके पास में तीन पार्ट्स होते हैं. सीलिया और फ्लैजिला के पार्ट्स में सीलिया और फ्लैजिला के पास में तीन पार्ट्स होते हैं: बेसल बॉडी, बेसल प्लेट और शाफ्ट. क्या क्या बोला मैंने? बेसल बॉडी, बेसल प्लेट एंड शाफ्ट. ये तीन चीजें होती है. नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि बेसल बॉडी हमको कहां से मिलता है. बेसल बॉडी जो है वो तुम्हारे आउटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म में होगा, और वो मिलता है सेंट्रियोल के पास से. इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एमसीक्यू बता रहा हूं मैं यहाँ पे कि तुम सीलिया और फ्लैजिला के पास में तीन ऐसे हिस्से होते हैं. तीन हिस्सों का नाम क्या है? बेसल बॉडी, देन तुम्हारा बेसल प्लेट एंड शाफ्ट. इतना सबको समझा? यो सीलिया फ्लैजिला के पास में तीन हिस्से, तीन पार्ट्स है: बेसल बॉडी, बेसल प्लेट एंड शाफ्ट. यो वेरी गुड. नेक्स्ट हमको क्या समझना है कि बेसल बॉडी जो है, बेसल बॉडी ये बनाने वाला कौन सा वाला स्ट्रक्चर है? उसको बनाता है सेंट्रियोल. सेंट्रियोल है तो बेसल बॉडी बनेगी. किसकी बेसल बॉडी बनेगी? सीलिया फ्लैजुला की बेसल बॉडी बनेगी. डन? यस, नो इन द चैट बॉक्स, कम ऑन. अगर मैं बेसल बॉडी को डायग्राम में दिखाऊं तो वो कहां से कहां तक है? देखिए, ये तुम्हारी पूरी बेसल बॉडी है, ये फुल तुम्हारी बेसल बॉडी, ब्लू कलर की जो बनाया हुआ है ना यहाँ पे, दिस इज फुल बेसल बॉडी. अब बेसल बॉडी को अगर मैंने ऐसे बीच से काट दिया तो मुझे ऐसे गोल दिखाई देगा. ये यस और नो? सिलेंडर की तरह तो वो गोल दिखाई देगा. यस, यस एवरीवन.
बेसल बॉडी ऐसी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है ऐसी, तो मैं उसको ऐसे देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं, ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो उस बेसल बॉडी के अंदर हमको क्या मिलता है? 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स मिलते हैं। देखिए ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? 3 3 की जोड़ी, 1 2 एंड 3, 3 की जोड़ी दिख रही है। वापस देखो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3। दिख रहा है सबको यहाँ पे 3 3 की जोड़ी? काउंट करें इसको, 1 2 3 1 2 3 को काउंट करें। चलिए, एक जोड़ी, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, चौथी जोड़ी, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट एंड नाइन्थ। हो गए 9 जोड़ियां हो गए। सो मैंने क्या लिखा है? 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स। अब समझ में, ट्रिपलेट्स मतलब क्या होता है? 3 3 की जोड़ी, तिगड़ी बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, तिगड़ी तिगड़ी, 3 की जोड़ी। समझ में आया? उसको ट्रिपलेट्स का मतलब क्या है? तिगड़ी, 3 की जोड़ी। डन। कितना होता है? 9। टोटल कितना है? 9। किसके अंदर है? बेसल बॉडी के अंदर। अंडरस्टूड? ट्रायो, यस यस दृष्टि, ट्रायो। अंडरस्टूड? एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? वेरी गुड। अब क्या देखना है? शाफ्ट क्या है? शाफ्ट, शाफ्ट जो होता है, ये देखिए, ये शाफ्ट, ये शाफ्ट है। हरा कलर का जो बनाया हुआ है वो शाफ्ट है। ब्लू कलर का क्या था? बेसल बॉडी। हरा कलर का क्या था? शाफ्ट। ठीक है, शाफ्ट को जरा क्लियरली देखो। हरा कलर का ये पूरा शाफ्ट है। जो बाहर की तरफ, सेल के बाहर की तरफ जो दिख रहा है, ये पूरा शाफ्ट ही शाफ्ट है। दिस इज एवरीथिंग इज शाफ्ट, एवरीथिंग इज शाफ्ट व्हिच इज आउटसाइड द सेल, व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल अटैच्ड टू द बेसल बॉडी। बेसल बॉडी को अटैच्ड है और तुम्हारा सेल के बाहर की तरफ लटका हुआ है। ये शाफ्ट तुमको सेल के बाहर दिखता है। मतलब जब हम लोग सेल बनाते हैं ना, ऐसा सेल बनाते हैं और उसके अंदर से ये फ्लैजेला निकालते हैं, तो ये जो दिख रहा है ना तुम लोग को बाहर की तरफ, ये फ्लैजेला, ये बाहर का फ्लैजेला का कौन सा पार्ट है पता है? शाफ्ट का पार्ट है, शाफ्ट का। प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला बनाया था ना लोगों ने, वो फ्लैजेला क्या था? फ्लैजेला का कौन सा वाला पार्ट दिख रहा था? बेसल बॉडी दिख रहा था क्या? नहीं, वो शाफ्ट दिख रहा था। बेसल बॉडी तुम्हारे सेल के अंदर धसा हुआ है। समझ में आया? समझ में आया? यो वेरी गुड ना। अब ये जो शाफ्ट है, इसमें होता क्या है? इसमें भी फाइब्रिल्स हैं। जैसे इसमें फाइब्रिल्स थे, तुम्हारे बेसल बॉडी में फाइब्रिल्स थे, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल्स। उसी तरीके से भी तुम्हारे तुम्हारे यस सलोनी, आई एम गोइंग टू रिपीट एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग, डोंट यू वरी, डोंट यू वरी, आई एम गोइंग टू रिपीट एवरीथिंग। ठीक है, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। मैंने क्या क्या डिस्कस करवाया कि सीलिया और फ्लैजेला जो होता है, ध्यान से सुनिए, फर्स्ट पॉइंट से रिपीट कर रहा हूं मैं। सीलिया और फ्लैजेला जो होता है, उसके अंदर 3 चीजें होती है: बेसल बॉडी, बेसल प्लेट एंड शाफ्ट। बेसल बॉडी जो होता है वो सेल के अंदर वाला पार्ट है, सेल के अंदर धसा हुआ है और वो बना है सेंट्रियोल। बेसल बॉडी के अंदर 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होते हैं, मतलब 3 3 की जोड़ियां। आपने यहाँ पे देखा हुआ था कि मैंने 3 3 की जोड़ियों को कैसे बनाया था, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे टोटल कितने थे? 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट के फाइब्रिल्स थे। फाइब्रिल्स बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट के फाइब्रिल्स थे। शाफ्ट जो होता है वो एक्सपोज्ड पार्ट है। एक्सपोज्ड का मतलब क्या? वो दिखता है, सीलिया और फ्लैजेला का शाफ्ट वाला पार्ट। ठीक है, सेल के बाहर वो दिखता है। इसके अंदर 2 चीजें होती हैं। 2 चीजों का नाम क्या है? शाफ्ट के अंदर 2 चीजें कौन सी? शीथ और एक्सोनिम। शीथ और एक्सोनिम, शीथ और एक्सोनिम। शाफ्ट के अंदर कौन से 2 चीजें हैं? शीथ और एक्सोनिम। जब भी कभी मैं शीथ बोलता हूं ना, शीथ, शीथ का मतलब होता है कवरिंग। शाफ्ट की कवरिंग का नाम क्या है? शीथ। शाफ्ट की कवरिंग का नाम क्या है? शीथ। शाफ्ट की कवरिंग का नाम क्या है? शीथ। समझ में आया? ठीक है। एक्सोनिम क्या वाला पोर्शन है? एक्सोनिम बीच वाला पोर्शन है। एक्सोनिम किधर मिलेगा? एक्सोनिम
बीच में मिलेगा, शीत कहां पे मिलेगा, मिलेगा, कवरिंग ऑफ द शाफ्ट इज कॉल्ड एज शीथ, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द शाफ्ट इज कॉल्ड एज एक्सोनिम। डन। अब ये जो एक्सोनिम जो होता है उसके अंदर 11 फाइब्रिल्स होंगे, 11 फाइब्रिल्स। तुम्हारे तुम्हारे बेसल बॉडी में कितने फाइब्रिल्स थे चुन्नू मुन्नूस, कितने फाइब्रिल्स थे? 11 थे या 9 थे? 11 थे या 9 थे? 9, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल्स। बेसल बॉडी में 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल्स थे, हमने अभी काउंट किए थे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करते हुए हमने 9 काउंट किए थे। उसी तरीके से उसी तरीके से उसी तरीके से हमारा जो एक्सोनिम होता है, एक्सोनिम, उसके अंदर टोटल 11 फाइब्रिल्स होंगे। एक्सोनिम वाला पार्ट श्वेता के लिए रिपीट किया जा रहा है, अभी करेंगे, करो चलो। क्या बोला मैंने अभी? मैंने बोला कि तुम्हारा जो एक्सोनिम वाला पार्ट है वो कौन सा वाला पार्ट है चुन्नू मुन्नू? ध्यान से सुनो बेटा, कि एक्सोनिम वाला जो पार्ट है वो तुम्हारे शाफ्ट का पार्ट है। ये देखिए, ये देखिए, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है। शाफ्ट में दो पार्ट्स है, कौन से दो पार्ट्स है? कौन से दो पार्ट्स है? शीथ है, एक्सोनीम है। समझ में आया? शीथ है, एक्सोनीम है, शाफ्ट के पास में शीथ है, एक्सोनीम है। श्वेता समझ में आया? यस। सो ये जो शीथ होता है, शीथ मतलब तुम्हारे शाफ्ट का रेनकोट। इट इज जस्ट लाइक अ रेनकोट, इट इज कवरिंग, इट इज अ कवरिंग। समझ में आया? शाफ्ट का रेनकोट मतलब शाफ्ट का जो कवरिंग है वो किससे बना है? शीथ। एक्सोनिम क्या है? एक्सोनिम सेंट्रल पार्ट है, सेंटर, सेंटर। समझा? शाफ्ट का सेंटर एक्सोनिम, शाफ्ट का कवरिंग शीथ, शाफ्ट का सेंटर एक्सोनिम, शाफ्ट का कवरिंग शीथ। डन। अब किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो फटाफट, अभी के अभी पूछो। एवरीवन। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा था कि बेसल बॉडी के अंदर टोटल कितने फाइब्रिल्स होते हैं? 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल्स होते हैं। उसी तरीके से जो शीथ के, सॉरी, जो तुम्हारा एक्सोनिम होता है, शाफ्ट का जो एक्सोनिम वाला पार्ट है उसमें कितने होते हैं? 11 फाइब्रिल्स। 11 काउंट करते हैं फटाफट। 11 डबलेट फाइब्रिल्स है, काउंट करते हैं फटाफट। चलिए, 1, काउंट विथ मी, 1 2 3 4 4 5 6 7 देन 8 एंड 9। कितने हो गए? 9। आप बोलोगे कि सर 9 ही हो गए, 11 कैसे हो गए? 10 एंड 11। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट एवरीवन? वापस से एक बार बताता हूं। दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, 6, 7, 8, 9 and 10 and 11। Done? सो अरेंजमेंट कैसी है? 9 बाहर की तरफ और 2 अंदर की तरफ, 9 + 2 बराबर बराबर। बच्चों लोग यहाँ पे क्या था? तुम्हारे बेसल बॉडी में ट्रिपलेट्स थे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यस और नो? बट यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ डबल डबल है, 1 एंड 2 मिलाकर 1 बन रहा है, मतलब डबल है, बराबर। सो जब 3 साथ में होते तो मैं ट्रिपलेट बोलता हूं, और जब 2 साथ में होते तो मैं क्या बोलूंगा? डबलेट। समझा? 2 साथ में होगा तो डबलेट बोलूंगा, 3 साथ में होगा तो ट्रिपलेट बोलूंगा। डन? 3 का ग्रुप ट्रिपलेट, 2 का ग्रुप डबलेट। डन? चलिए फटाफट से करते हैं। वापस से एक बार मैंने क्या बोला है
कि जो तुम्हारा शाफ्ट जो होता है उसमें दो चीजें होती है, शीथ मतलब शाफ्ट का कवरिंग, एक्सोनिम मतलब सेंट्रल पोर्शन ऑफ द शाफ्ट। इस एक्सोनिम के अंदर जो उसका जो बीच वाला पार्ट है उसमें 11 फाइब्रिल्स होते हैं, जिसमें 9 पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं। डबलेट्स मतलब क्या, ये देखिए डबलेट है, ये डबलेट है। दो की जोड़ी डबलेट, तीन की जोड़ी ट्रिपलेट, दो की जोड़ी डबलेट, तीन की जोड़ी ट्रिपलेट। चलो ये डबलेट हो गए, 9 पेरिफेरल डबलेट्स हो गए, ठीक है। अब 9 हो गए और बीच में कितने हैं, सिंगलेट है। सिंगलेट मतलब क्या, एक 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 एक, सिंगलेट मतलब एक, डबलेट मतलब दो, ट्रिपलेट मतलब तीन। डन। सिंगलेट मतलब एक, डबलेट मतलब दो, ट्रिपलेट मतलब तीन। So 9 plus 2 is equals to 11. Done. Understood. Understood, Chunumunnus. ठीक है। One last time I'm repeating the entire cilia flagella once again, और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला है, ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है यहाँ पे। बेटा जो सीलिया और फ्लैजेला जो होता है, यह सीलिया और फ्लैजेला जो होता है, इसमें तीन हिस्से होते हैं, बेसल बॉडी, बेसल प्लेट एंड शाफ्ट। तीन चीजें। बेसल बॉडी जो है वो आउटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म में होगा, मतलब यहाँ पे होने वाला बेसल बॉडी, ठीक है। और वो बनता किससे है, सेंट्रियोल से बनता है, ठीक है। सेंट्रियोल नाम का एक स्ट्रक्चर होता है सेल में, वो सेंट्रियोल बनाता है तुम्हारा बेसल बॉडी। उसके बीचों बीच में 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होते हैं, काउंट किया हमने 9 थे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, टोटल 9 थे, ठीक है। 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स थे। शाफ्ट जो था वो एक्सपोज्ड पार्ट है, वो दिखता है हमारे सेल के ऊपर। दिस इज द शाफ्ट, दिस इज द शाफ्ट, ग्रीन पोर्शन इज द शाफ्ट। शाफ्ट के पास में दो पार्ट्स थे, एक का नाम था शीथ, एक का नाम था एक्सोनिम। शीथ क्या है, शीथ इज अ कवरिंग, शीथ इज अ कवरिंग, कवरिंग मेम्ब्रेन थी तुम्हारे फ्लैजेलम की, कवरिंग मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, शीथ। एक्सोनिम क्या है, एक्सोनिम सेंट्रल पार्ट है। एक्सोनिम में क्या होता है, टोटल 11 फाइब्रिल्स होते हैं। अरेंजमेंट कैसा है, 9+2। सबके दिमाग में चमका, ड्रॉप योर हार्ट्स। ड्रॉप योर हार्ट्स एवरीवन। अब जब तुम्हारे फाइब्रिल्स मूव करेंगे, जब तुम्हारे फाइब्रिल्स मूव करेंगे, ये तुम्हारा, जब तुम्हारे फाइब्रिल्स मूव करेंगे गाइस, तब तुम्हारा सीलिया और फ्लैजेला भी मूव करेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन, इज दैट क्लियर। और सीलिया और फ्लैजेला मूव करने की वजह से सेल भी तो मूव करेगा। जैसे हमारे बॉडी में मसल मूव करने की वजह से पूरा हाथ मूव करता है, हमारे बॉडी में मसल मूव करने की वजह से पूरा लेग मूव करता है, दैट इज व्हाई आवर लेग्स एंड हैंड्स कैन मूव द सेम वे, द सेम वे it the fibrils is going to move, and that is why the entire cilia and flagellum is going to move. Is that clear? फाइब्रिल्स हिले, सीलिया फ्लैजेला पूरा हिलेगा। सीलिया फ्लैजेला हिलेगा, पूरा सेल एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है, लोकोमोशन। सीलिया फ्लैजेला क्या करवाता है, लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मदद। डन। ड्रॉप योर हार्ट्स, ड्रॉप योर हार्ट्स एवरीवन। लास्ट पार्ट है, करवा दूं थोड़ा, 5 मिनट लेके करवा दूं। लास्ट पार्ट बचा हुआ है, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स झेल सकते हो मुझे, 5 मिनट यो। लास्ट पार्ट बचा है, 5 मिनट्स का पार्ट बचा हुआ है, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग यहाँ पे, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम जो है वो तुम्हारे, सेंट्रियोल बेसिकली प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है, और सेंट्रोसोम जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एनिमल सेल में ही होगा। आई रिपीट, सेंट्रियोल प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होगा, बट सेंट्रोसोम जो है वो तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ कहां पे होगा, एनिमल सेल। ये चीज याद रखो, सेंट्रियोल प्लांट एनिमल दोनों सेल में होगा, सेंट्रोसोम सिर्फ तुम्हारे एनिमल सेल में होगा। समझा? एमसीक्यू, एमसीक्यू लिखो 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 लिखो। सेंट्रोसोम इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, सेंट्रियोल इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। लिखा? यस लिखा। सर रिपीट कीजिए एक बार।
रिपीट करूं वापस से, एक बार ध्यान से सुनो। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होगा, प्लांट सेल में नो सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल ओनली हैज सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, बट प्लांट सेल ओनली हैज सेंट्रियोल ओनली। सेंट्रोसोम नहीं होगा प्लांट सेल में, कोई सेंट्रोसोम नहीं होगा प्लांट सेल में। वापस एक बार बताता हूं, सेंट्रियोल प्लांट एनिमल दोनों सेल में होगा, सेंट्रोसोम सिर्फ तुम्हारे एनिमल सेल में होगा। डन। डन एवरीवन। चलिए, अब ये जो सेंट्रियोल है ये भी तुम्हारे 9 ट्रिपलेट से बने हुए हैं। देखिए कैसे, देखिए कैसे, ये देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कैलकुलेट करो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यस, ट्रिपलेट्स 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 ट्रिपलेट्स। कैलकुलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डन, 9 हो गए, 9 हो गए। सेंट्रियोल्स भी तुम्हारे किससे बने हैं? 9 ट्रिपलेट से बने हुए हैं, ठीक है। What is the function of centriole and centrosome, guys? What is the function? सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम जो होता है वो तुम्हारा स्पिंडल फाइबर को फॉर्मेशन करने में मदद करता है। आपने कभी ये नाम सुना है, स्पिंडल apparatus? Have you ever heard this term called as spindle apparatus? क्या करता है स्पिंडल apparatus? क्या करता है स्पिंडल फाइबर्स? बताओ क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है स्पिंडल फाइबर्स? यस, इन सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स को खींचने का काम करते हैं ना, खींचने का काम। द क्रोमोसोम्स विल बी पुल्ड अपार्ट बिकॉज ऑफ योर स्पिंडल अपैरेटस। और ये स्पिंडल अपैरेटस, स्पिंडल फाइबर्स बनाता कौन है? सेंट्रियोल्स। बनाता कौन है? सेंट्रोसोम। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, ठीक है एवरीवन, इतना ही है इस पार्ट में, इतना ही है कि सेंट्रियोल तुम्हारा प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा। सेंट्रोसोम तुम्हारा सिर्फ एनिमल सेल में होगा। सेंट्रियोल जो है वो तुम्हारा स्पिंडल फाइबर्स बनाने का काम करते हैं, और वो स्पिंडल फाइबर बनाने के बाद में तुम्हारा क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं। तुम्हारा जो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम वाला जो पार्ट है वो भी 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट से ही बना हुआ है, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट से ही बना हुआ है, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? चुन्नू मुन्नू, ड्रॉप योर हार्ट्स।